बीटा 2 क्या थे, एगोनिस्ट थे, और ये M3 एंटागोनिस्ट है, क्योंकि बीटा 2 और M3 एक जैसे काम करेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ अपोजिट काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे लेके दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके दीज एजेंट्स ब्लॉक M3 रिसेप्टर एंड काज, हाँ जी, ब्रोंको डायलेशन। अब ये साइक्लिक MP के जरिए नहीं करते, ये डायरेक्ट करते हैं बस, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेशन करते हैं, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन, ये इसका मेन पॉइंट है। अब इसके अंदर लेके ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग है जो M3 को ब्लॉक करके ब्रोंको डायलेशन कर सकते हैं, तो लेके इसमें एजेंट्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। एनीवन इन द क्लास, अगर किसी ने नाम सुने हो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड, देखिए, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, एक का नाम क्या है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और नंबर 2 थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्लियर है? थायोट्रोपियम, इसमें ट्रोपियम का वर्ड आता है, और ब्रोमाइड। तो देखिए दो ड्रग आजकल पाकिस्तान में यूज होते हैं, एक का नाम है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और दूसरे का नाम है थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दोनों ड्रग, इनमें से कोई भी दे दे इनहेलेशन रूट में, तो ये ब्रोंकस में जाकर किस रिसेप्टर पे काम करेगी, M3, और ये M3 को ब्लॉक करती है, और इसकी वजह से ब्रोंको क्या होता है, डायलेशन होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, यार ये जो स्मूथ मसल है इस पे म्यूकोजा है, क्या है, म्यूकोजा, और म्यूकोजा का काम क्या, सिक्रीट करना, म्यूकस। MCQs याद रखे, ये जो म्यूकस है ये जितना ज्यादा होगा तो ये इस ब्रोंकस को अंदर से क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। म्यूकस की प्रोडक्शन 98% कंट्रोल करता है M3 रिसेप्टर। तो अगर हम ऐसे ड्रग देंगे जो M3 को ब्लॉक करे तो म्यूकस बन सकेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि M3 का काम म्यूकस बनाना है, लेकिन इस ड्रग के जरिए हम M3 को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो म्यूकस बनेगा। जब म्यूकस नहीं बनेगा तो ब्रोंकस अंदर से फिर खाली होगा कि बंद रहेगा, खाली। दैट इज अगेन दिस ड्रग कैन कॉज ब्रोंकोडायलेशन। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप लोगों से वाइवा में कोई ये पूछे हाउ दिस ड्रग कॉज ब्रोंकोडायलेशन, आंसर इज बाय डिक्रीजिंग द म्यूकस प्रोडक्शन। ये किसको कम करते हैं, म्यूकस, और म्यूकस प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्रोंकस अंदर से खाली रहेगा, और दैट विल नॉट लीड टू ब्लॉकेज, उससे ब्रोंकस ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर है? इसमें ड्रग कौन कौन से है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों ड्रग्स आते हैं विच इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब इसमें इसके साइड इफेक्ट्स लेके, मतलब इसका जनाब क्या है, यूज लेके, यूजेस, किसका यूजेस क्या है, हाँ जी, इन ड्रग का काम ब्रोंको क्या कहे, शाबाश, डायलेशन है। तो ये उन डिजीज में हम यूज करेंगे जिसमें ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो उनमें से एक क्या है, आस्थमा है, और दूसरा COPD, क्या है, COPD। ये सारे के सारे ड्रग इंटरचेंजेबल है एक दूसरे। एनी डिजीजेज विच कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, तो वेयर वी नीड ब्रोंको डायलेशन, हम ये ड्रग यूज करेंगे, क्योंकि इनका एट द एंड काम क्या है, ब्रोंको डायलेशन है। तो इन दोनों डिजीज में ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। टू अचीव ब्रोंको डायलेशन वी कैन यूज M3 एंटागोनिस्ट। अब इसके साइड इफेक्ट्स देखें, शाबाश, इसके साइड इफेक्ट्स ये है, हाँ जी, एनीवन इन द क्लास जो जिसको आंसर पता है, रेज यूर हैंड। हमारे माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एक मिनट, जिसको आते हैं रेज यूर हैंड, ताकि हर एक को मौका मिले। हमारे माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या है, सलाइवरी। उसका काम क्या है, सलाइवा प्रोडक्शन है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार हमारे माउथ में जो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ये कैसे आता है, सलाइवरी ग्लैंड पे भी M3 रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर, M3। M3 receptor is the most abundant receptor in the human body which is present in multiple parts including one is bronchus, another is salivary gland। तो ये ड्रग जो है, इधर देख, ये ड्रग जो है, ये जिसको भी हम देंगे तो ये ड्रग ये नहीं देखता कि M3 ब्रोंकस का है या सलाइवरी ग्लैंड, ये जिधर भी M3 होगा उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे M3 ब्लॉक की वजह से तो क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन। लेकिन अगर ये ड्रग M3 कहाँ पे ब्लॉक करे, सलाइवरी, तो सलाइवा प्रोडक्शन क्या होगी, कम। तो इन ड्रग्स की यूज से कुछ लोग फिर कंप्लेन करेंगे कि उसका ड्राई माउथ होता है, क्या होता है, ड्राई माउथ। तो लेकिन आप जीरोस्टोमिया, इसको क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब ड्राई माउथ। क्लियर है कि नहीं? ये लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो ये ड्रग ले रहा हूँ, मुझे सांस लेने में अब दुश्वारी नहीं है, लेकिन पता नहीं कि मेरा जो मुंह है ये खुश्क रहता है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रग एबनॉर्मली जाकर सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर कौन से रिसेप्टर ब्लॉक कर चुके हैं, M3। और अगर सलाइवरी ग्लैंड में M3 ब्लॉक हो जाए
तो वहाँ पे सलाइवा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम, दैट इज कैन लीड टू ड्राई माउथ। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द GIT, किस पे होता है, GIT मसल। पेरिस्टालिस का नाम सुना है कि नहीं, अगर हम M3 को GIT में ब्लॉक करें तो पेरिस्टालिसिस कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो जब पेरिस्टालिसिस कम होगी तो फूड फिर नीचे जा सकेगा, नहीं जाएगा, तो लेके कॉन्स्टिपेशन, क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन। दीज ड्रग कैन कॉज व्हाट, आंसर इज कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन करा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओ जी, कौन से ग्लैंड है आंख के अंदर, आइस के अंदर, जो टीयर्स प्रोड्यूस करती है, लेक्रिमल ग्लैंड, कौन से, लेक्रिमल ग्लैंड, उस पे भी M3 रिसेप्टर होता है। अगर उसको हम ब्लॉक करें तो टीयर प्रोडक्शन बढ़ेगी कि कम होगी, तो लेके ड्राई आइस, इन लोगों की क्या होगी, जीरोप्थेल्मिया विच इज ड्राई आइस, बात समझ रहे कि नहीं, तो ड्राई आइस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क मल्टीपल टाइम, इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पाउच, ये एक पाउच है जो यूरिन को स्टोर करता है, इट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन स्टोर करने वाला जो तेली है पाउच है उसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा होता है, ऊपर यूरेटर और किडनी होती है, इस तरह के नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस पाउच इज कॉल्ड, बताए ना, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये MCQ जिसने सीख लिया, दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट फॉर अ गुड स्टूडेंट, तो प्लीज फोकस हियर, स्पेशली गुड स्टूडेंट। जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके इन साइड पे इस तरह के स्मूथ मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मूथ मसल। दी स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड डेट्रूसर मसल्स, इसको क्या कहते हैं, डेट्रूसर मसल। प्लीज सुन ले, व्हाट इज डेट्रूसर मसल, these are the smooth muscle which is present on the inner side of what, urinary bladder। अब जब यूरिन का वॉल्यूम ब्लैडर में कम होता है तो ये मसल कंट्रैक्ट नहीं होते हैं। जब यूरिन का वॉल्यूम ब्लैडर पे बढ़ जाता है, तेली बढ़ जाती है, तो फिर इस मसल को सेंस होता है, और ये मसल जो है इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो भी M3 है, क्या है, M3। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, M3। तो M3 रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट इन विच ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ऑन विच मसल, डेट्रूसर मसल। जब यूरिन का वॉल्यूम ब्लैडर में बढ़ जाए तो हमें सेंस होता है कि मैंने अब जाकर यूरिन पास करना है, लोग इस तरह होते हैं कि नहीं, बिकॉज दिस ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ब्रेन का वो पार्ट जिसका रिलेशन ब्लैडर के साथ है दैट इज कॉल्ड पोन्स, वो क्या है, पोन्स। हम कहते हैं ना मेडुला ऑब्लांगेटा और उसके ऊपर पोन्स होता है, पोन्स को हम कहते हैं यूरिनरी सेंटर, ये मैक्चुरेशन सेंटर है, क्या है, मैक्चुरेशन। हमारे ब्रेन में अगर पोन्स डैमेज हो जाए तो फिर इंसान को यूरिन पास करने की शऊर नहीं होगा कि मैंने कहाँ यूरिन पास करना है, कब करना है, तो उससे इनवॉलंटरी ड्रिबलिंग होती है, बस समझ रहे कि नहीं। जो मतलब ऐसे लोग जिसका ब्रेन डैमेज होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि वो यूरिन कहीं पे भी पास करते हैं, दे डोंट हैव द सेंस, क्योंकि इसका यहाँ पे पोन्स जो है वो डैमेज है। क्योंकि यूरिन कंट्रोल करना, यूरिन होल्ड करना, यूरिन पास करना, इन सब चीज़ों की जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो किसके पास है, पोन्स के पास है। मैं कह रहा हूं कि अगर पोन्स बताए कि अब यूरिन पास करने हैं, तो अब यूरिन को हम कैसे पास करेंगे, जब तक हम ब्लैडर को क्या ना करें, कंट्रैक्ट ना करें। और ब्लैडर की कंट्रैक्शन कौन से मसल करते, डेट्रूसर मसल, और वो तब करेंगे जब हम किस पे एक्टिवेट करें, M3। तो देखिए M3 एक्टिवेशन लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल विच विल हेल्प टू कंट्रैक्ट द ब्लैडर एंड यूरिन विल कम आउट। बात समझ गए कि नहीं। बाज़ों का लोग कह रहे यार ब्लैडर जो है वो फुल है, आई वांट टू पास यूरिन बट आई कांट, क्लियर है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं यूरिन पास करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी रिटेंशन, उसको क्या कहते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट वांट टू पास यूरिन, लेकिन इनवॉलंटरी ना चाहते हुए मुझसे यूरिन के कतरे जा रहे हैं, इसको कहते हैं यूरिन ड्रिबलिंग। क्या कहते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इसको क्या कहते हैं, यूरिन इनकॉन्ट। अगर एक बंदा यूरिन पे कंट्रोल ना करे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अगर एक बंदा यूरिन पास ना करे तो वो यूरिनरी रिटेंशन है। अब सुन ले, ये जो ड्रग होते हैं ये वाले, ये दोनों, ये किस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, M3। तो ये ड्रग अनवांटेडली, इन ड्रग से हमारा मुतालबा ये है, टारगेट ये है कि M3 को सिर्फ कहाँ पे ब्लॉक करे, ब्रोंकस में। लेकिन ये बनाए ऐसे गए हैं कि ये फिर जहाँ पे भी M3 होगा इसको ब्लॉक करेगा। तो उनमें से एक M3 यूरिनरी किस में है, ब्लैडर में। तो अगर ये ड्रग M3 को ब्लॉक करे तो आज ये मसल कंट्रैक्ट हो सकेंगे नहीं। जब ये मसल कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो यूरिनरी ब्लैडर भी कंट्रैक्ट नहीं होगा, तो यूरिन से ये फुल होगा लेकिन यूरिन बाहर नहीं जाएगा, तो लेके यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं। क्या कराते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। और जब यूरिन ज़्यादा देर तक किस में रहे, शाबाश, ब्लैडर में, तो इसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बॉडी का उसूल ये है कि जहाँ पे सिक्रीशन हो
वो प्रोड्यूस भी होगी तो उसको ड्रेन भी होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहे तो यूटीआई के चांसेस होंगे कि नहीं। सो इट दिस पेशेंट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर है कि नहीं। और अगर यूरिनरी रिटेंशन की वजह से किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए, शाबाश, यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है, अब आप लोग सुन ले, एक पेशेंट है उसको भाई सांस लेने में दुश्वारी है, आस्थमा है, और वो कल आया है कंप्लेंट के साथ कि डॉक्टर साहब आपने 2 दिन 4 दिन पहले ड्रग दिए थे, आई एम फीलिंग बेटर, सांस लेने में इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि मेरा माउथ ड्राई हो रहा है, मसला यह है कि मेरी आंखें ड्राई हो रही है, और मसला यह है कि मैं 2-3 दिन से वॉशरूम नहीं गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, और इवन मैं यूरिन पास नहीं कर सकता। तो ड्राई माउथ, ड्राई आइज, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन, आस्थमा ड्रग में अगर कोई बंदा ले आए तो वो ऐसा ड्रग होगा जिसने किसको ब्लॉक किया है, M3। तो या तो वो एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है या थायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इन दोनों का काम एट द एंड ब्रोंकस पे क्या है, कंस्ट्रक्शन है क्या डायलेशन, तो ये भी ब्रोंको क्या है, डायलेटर्स है। क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, थर्ड कैटेगरी क्या, नहीं बस नहीं है, क्लियर है, अभी बहुत टाइम है। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर जनाब M3, असल में इसमें जो मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कितना टाइम हो गया, मुश्किल है, हाँ, इसमें तकरीबन आधे घंटे का काम है अभी। ओके, पढ़ाओ क्या नहीं पढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट लिखे अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड थियोफाइलिन। यार वे बात नहीं, थियोफाइलिन ड्रग लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय थियोफाइलिन। ये भी सिक्यूज आता है, इसमें लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका काम क्या है, ठीक है ना। इसमें लिखे दिस ड्रग, ये किसी कैटेगरी का मेंबर नहीं है, ये अलग आता है, थियोफाइलिन के नाम से ड्रग आता है। दिस एजेंट, हाँ जी, दिस एजेंट, थियोफाइलिन का काम यह है कि दिस एजेंट डिक्रीज द लेवल ऑफ, सुन ले, फास्फो, ये एमसीक्यूज है, डाइएस्टीरेज एंजाइम, विच एंजाइम, फास्फो डाइएस्टीरेज, PDE एंजाइम, which increase the level of cyclic AMP and cause bronchodilation। अब मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, देखे, शाबाश। बीटा 2 एगोनिस्ट जो हमने पहले पढ़े थे, उसका काम क्या था, ब्रोंको कैसे, एनीवन। बीटा 2 एगोनिस्ट जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो किस चीज़ की लेवल को बढ़ाते हैं, साइक्लिक। बस ये बात याद रखें कि जब ब्रोंकस में साइक्लिक MP हम बढ़ाएंगे तो उससे ब्रोंको क्या होगी, डायलेशन। ये तो बात समझ रहे कि नहीं। अब इस ब्रोंकस में ये आसान क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट ये है कि ये ब्रोंकस है, इस ब्रोंकस के अंदर याद रखें एक एंजाइम पहले से होता है, जिस एंजाइम का नाम फास्फोडाइस्टेरेज है। बात समझ गए। ये एंजाइम पहले से ब्रोंकस के सेल में होता है। अब इस एंजाइम का काम ये है, हाँ जी, क्ल्यू का मतलब क्या है, खत्म करना, ब्रेक करना साइक्लिक MP। इसका मतलब ये एंजाइम नॉर्मली चाहता है कि मैं किस चीज़ की लेवल को ख़त्म करूँ, साइक्लिक MP। क्ल्यू का मतलब ब्रेक करना, फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम नॉर्मली, इधर फोकस करे सारे, दिस एंजाइम नॉर्मली वांट दैट आई वांट टू क्ल्यू साइक्लिक MP। और अगर ये एंजाइम काम करता रहे तो साइक्लिक MP का लेवल कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो ब्रोंको डायलेशन नहीं होगी, क्योंकि इसको बढ़ाना होगा डायलेशन के लिए। अब हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें। अगर ऐसा ड्रग जो इस एंजाइम को ख़त्म करे तो फिर साइक्लिक MP की क्लीविंग होगी, नहीं होगी, इसकी तोड़ फोड़ तो नहीं होगी, तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, ऑन दैट कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन। तो ऐसा ड्रग जो साइक्लिक MP को बढ़ाए, कैसे, बाई इनहिबिटिंग विच एंजाइम, फास्फोडाइस्टेरेज एंड कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन, दैट इज कॉल्ड थियोफाइलिन। इसको क्या कहते हैं, थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन का काम भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है क्या डायलेशन है, हाँ जी, डायलेशन है, लेकिन कैसे,
ये किस एंजाइम को ब्लॉक करेगा? फास्फोडाइस्टेरेस। क्लियर है? और साइक्लिक एमपी को बढ़ा देता है। लेकिन अब मसला ये है थियोफाइलिन के लिए, प्लीज एमसीक्यूज देखें, दिस एजेंट इज नैरो थेराप्यूटिक विंडो, ये एमसीक्यूज आता है। ये जो एजेंट है इसकी नैरो थेराप्यूटिक विंडो है। ये एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज नैरो थेराप्यूटिक विंडो का मतलब क्या है? हाँ जी, ऐसा ड्रग अगर इसकी डोज को, अगर डॉक्टर कहते हैं कि इसको 5 मिलीग्राम में लेना है और आप अपने हिसाब से 5 से थोड़ा सा भी बढ़ाए, 6 कर दे, 6 1% भी बढ़ाए और वो सीरियस साइड इफेक्ट करे तो उसको नैरो थेराप्यूटिक कहते हैं। इसका मतलब ऐसा ड्रग अगर इसको हम रियल डोज से थोड़ा सा भी बढ़ाएं और वो अनवांटेड सीरियस साइड इफेक्ट कराए तो उसको क्या कहते हैं? नैरो थेराप्यूटिक विंडो ड्रग कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? एक होते हैं वाइड थेराप्यूटिक विंडो, एक क्या होती है? वाइड। जिस तरह पेनाडाल है, पहले लोग 1 लेते थे और अभी 2 लेते, फिर भी काम नहीं करता। कुछ वक्त के बाद लोग 3 लेना शुरू करेंगे लेकिन फिर भी इसकी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो वाइड है कि नैरो है? वाइड थेराप्यूटिक विंडो। इसका मतलब ओटीसी ड्रग है, उसके बारे में हमें प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। और ये ऐसे ड्रग्स होते हैं अगर इसकी डोज को हम थोड़ा बहुत भी बढ़ाएं तो इट कैन कॉज सीरियस अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, इसलिए इसको हम नैरो थेराप्यूटिक विंडो कहते हैं। इसलिए ये ड्रग जितना डॉक्टर बताए उतना ही लेना है, अपने हिसाब से डोज को बढ़ाना नहीं है। क्लियर है? अब लेकिन इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? अगर इसकी हम डोज को बढ़ाए, व्हाट इट कैन कॉज, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? ये कराता क्या है? क्या करा सकता है? कार्डियोटॉक्सिक है। ये क्या है? कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है इट कैन डैमेज द हार्ट, ये हार्ट पे इफेक्ट करा सकता है। सो दिस ड्रग इज कार्डियोटॉक्सिक, इट कैन कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी। नंबर 2, दिस ड्रग कैन कॉज कन्वल्जन। ये क्या करा सकता है? कन्वल्जन। कन्वल्जन से मुराद ये न्यूरोटॉक्सिक है। ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिक, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से, कन्वल्जन की वजह से, इस ड्रग की वजह से कभी कभार इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। और इस बेहोशी की हालत में अगर कितने घंटे से ज्यादा टाइम लगे, 24 घंटे, तो उसको कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा। सो दिस ड्रग इवेंचुअली कैन रिजल्ट द कोमा। तो इस तरह याद रखें, कोमा इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर मोर देन 24 आवर। 24 घंटे से ज्यादा अगर एक पेशेंट कोमा में रहे, सॉरी अनकॉन्शियस स्टेट में रहे, तो उसको क्या कहते हैं? कोमा। तो देखिए, कार्डियोटॉक्सिक, कन्वल्जन एंड कोमा, दीज आर द 3 साइड इफेक्ट्स व्हिच इज डेंजरस इन केस ऑफ थियोफाइलिन। इसके हर एक वर्ड में सी आता है कि नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं 3C टॉक्सिसिटी। क्या कहते हैं? 3C टॉक्सिसिटी। C फॉर कार्डियोटॉक्सिक, C फॉर कन्वल्जन एंड C फॉर कोमा। अब ये जो है अनवांटेड साइड इफेक्ट करा सकती है, इस वजह से इसका यूज आजकल क्या है? वो लिमिटेड है। बात समझ गए क्या नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखें, कहते हैं कि जो लोग थियोफाइलिन लेंगे, होना चाहिए कि इन लोगों को हम कैफीन या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो कैफीन होती है चाय के अंदर या कॉफ़ी के अंदर, इट डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन। मतलब वो थियोफाइल, अगर एक बंदा थियोफाइलिन शरबत भी पी ले और 5 मिनट के बाद वो कॉफ़ी या चाय भी ले ले, तो वो चाय या कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन है वो थियोफाइलिन की इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। सो डू नॉट टेक थियोफाइलिन अलॉन्ग विद एनीथिंग विच कंटेन कैफीन, जिसके अंदर क्या होता है? कैफीन होती है। क्लियर है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक पॉइंट लिखे कि विच एंटी एरिथमिक, हाँ जी, विच एंटी एरिथमिक, एंटी एरिथमिक का मतलब वो ड्रग जो हम किस में यूज करते हैं? एरिथमिया में। इज नॉट यूज, ये बार बार एमसीक्यूज आता है, NAB वाला, ठीक है। विच एंटी एरिथमिक इज नॉट यूज अलॉन्ग विद थियोफाइलिन। इसका मतलब यह है कि वो कौन सा ड्रग है जो एरिथमिया में तो दे सकते हैं लेकिन किसके साथ इकट्ठा नहीं दे सकते? थियोफाइलिन। एक पेशेंट है, उसको एरिथमिया भी है लेकिन उसको आस्थमा भी है। अब आस्थमा में हम एक ड्रग दे सकते हैं जिसका नाम क्या है? थियोफाइलिन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? थियोफाइलिन है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ऐसा ड्रग जो एरिथमिया में हम देते हैं लेकिन उसको हम कभी भी कंबाइन किसके साथ नहीं कर सकते? थियोफाइलिन। उस ड्रग का नाम है एडिनोसिन। क्या है? एडिनोसिन। दिस एडिनोसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियास। ये किस में यूज होता है? ये इंजेक्शन में यूज होता है एरिथमिया में। बात समझ गए? और एरिथमिया का मतलब एबनॉर्मल रिदम इन द हार्ट। तो ये एंटी एरिथमिक है कि नहीं है? लेकिन जो लोग एरिथमिया में ये ले रहे हैं तो आस्थमा में कौन सा ड्रग नहीं ले सकते? थियोफाइलिन। वजह क्या है? क्योंकि जो एडिनोसिन है
ये थियोफाइलिन की इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ये जो एडिनोसिन है ये थियोफाइलिन को अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देता। तो अगर एक बंदा एडिनोसिन लेगा और साथ थियोफाइलिन लेगा तो थियोफाइलिन से उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि एडिनोसिन कैन ब्लंट द इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, थियोफाइलिन। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें मजीद 30-40 मिनट है, कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे, परसों से इंशाल्लाह नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में सिर्फ आप लोगों को रिवाइड करता हूँ कि हमने अभी तक क्या कर लिया, वो क्या पढ़ लिया। देखें, वो एंटी हिस्टामिन तो अलग टॉपिक थे। आस्थमा में जब भी लाइफ में हॉस्पिटल ज्वाइन करे या वाइवा में जाए, आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखने हैं। याद रखें, आस्थमा में 3 चीज़ें, इट इज़ अ रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज़, नंबर 2 इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और नंबर 3 टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें हमने जनाब जो पहले ड्रग पढ़े, हमने एक ड्रग पढ़ा है जिससे हमने ब्रोंकस को क्या करना है, डायलेट, ब्रोंको डायलेशन करेंगे क्या नहीं। तो ब्रोंको डायलेशन में हमने एक ड्रग पढ़े जिसका नाम था बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये पढ़ा है कि नहीं। इसमें शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। फिर हमने एक और ड्रग पढ़ा जिससे हम ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, वो M3 रिसेप्टर क्या थे, एगोनिस्ट के एंटागोनिस्ट। और आखिर में एक ड्रग पढ़ा थियोफाइलिन। अभी तक जितने भी ड्रग्स हमने पढ़ लिए इन सब का काम था ब्रोंको डायलेशन। क्या था, ब्रोंको। अब याद रखें, आपसे सर ये पूछता है, गुड टीचर कैन आस्क कि 8 से 20 या 30 साल पहले, ये हमें प्रोफेसर ने बताया था, एंड दिस अ गुड पॉइंट टू लर्न, ये बुक में मेंशन नहीं है, कि 8 से 20 या 30 साल पहले आस्थमा में जो बेस्ट ड्रग यूज होता था उसका नाम क्या था, थियोफाइलिन। इसने भी ब्रोंकस डायलेट करना है, बीटा-2 एगोनिस्ट ने भी ब्रोंकस क्या करना है, डायलेट करना है। दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है। तो ये पहले यूज होता था, आजकल इसका यूज क्या है, कम है। आजकल अगर ज्यादा यूज होता है वो सल्ब्यूटामोल है जो बीटा-2 में आता है। इसका वजह क्या है? तो आप लोगों का सिंपल आंसर ये है कि सर दोनों का काम तो ब्रोंको डायलेशन है, लेकिन थियोफाइलिन का बैड पॉइंट ये है कि इट हैज नैरो थेराप्यूटिक विंडो। ये क्या है, नैरो थेराप्यूटिक। ये अगर गलती से बंदा थोड़ा भी ज्यादा ले ले तो सीरियस अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, इन द फॉर्म ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड कोमा। क्लियर है? लेकिन बीटा-2 एगोनिस्ट, अगर आपको डॉक्टर कहे कि वेंटुलिन जो है उसकी 2 स्प्रे करे और आप 4-5 भी करें तो उससे कोई फर्क हो नहीं पड़ता, क्योंकि वाइड थेराप्यूटिक विंडो ड्रग है। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों का काम ब्रोंको डायलेशन है, लेकिन एक वाइड थेराप्यूटिक विंडो है और एक नैरो है। तो विच वन इज सेफ? वाइड थेराप्यूटिक। इसलिए मार्केट में आजकल द बेस्ट ड्रग फॉर आस्थमा नाउअडेज इज बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। हम थियोफाइलिन बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक करें फिर GIT ले रहे। समझ गए ये चीज़ है कि नहीं? कल इंशाल्लाह इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, परसों से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है।